सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे इन हाउस तब्दीली या मिड टर्म इलेक्शन, ऑपोजिशन को रहबरी दरकार, पाकिस्तान से मेगा करप्शन का खात्मा, फौज हुकूमती पॉलिसियों की हमनवा, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, वजारत खारजा पर आन पड़ी जिम्मेदारी, शाहिद खाकान एहतसाब से परेशान, ECL में आ गया नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर सियासत में नई खिचड़ी पका रही हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि खिचड़ी की इस देग को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए फिर से मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे। फिल वक्त बड़ी जमातों ने छोटी जमातों को APC के लिए तो राम कर लिया है, लेकिन आने वाले दिन अहम है क्योंकि FATF बिल की मंजूरी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा अहम मैच पड़ने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन और भारत एक पेज पर है। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। FATF बिल की मंजूरी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सितम यह है कि इस अहम वक्त पर अपोजिशन ने कौमी मफादात की बजाय ज़ाती मफाद हासिल करने की ठान ली है। रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर बैठे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सियासत में फिटनेस टेस्ट देने और सियासी पिच पर बैटिंग के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को कराची भेजा तो बीमार आसिफ जरदारी इस्तकबाल करने खुद बाहर चले आए। यही नहीं, नवाज शरीफ ने भी वीडियो कॉल मिलाकर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से लंबी मुशावरत की। शुनीद यह है कि पहले अपोजिशन FATF बिल की मंजूरी रुकवाने के लिए पूरा जोर लगाएगी, फिर हुकूमत गिराने के लिए सर धड़ की बाजी का सोचा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म हैं कि इस बिल को हर सूरत मंजूर कराएंगे। सवाल यह है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मामले के बदले किसी NRO की ख़्वाह है, और क्या इमरान खान इसीलिए बार बार ये तकरार कर रहे हैं कि उनसे NRO मांगा जा रहा है लेकिन वो किसी को NRO नहीं देंगे। इन्हीं सवालात के जवाबात का खोज लगाएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। जो हालिया मुलाकात हुई है, अंदर की खबरें जो आई हैं उस मुलाकात की, वो भी मैं आपको बता दूं। शहबाज शरीफ साहब जब मिले हैं आसिफ अली जरदारी से और बिलावल भुट्टो से, तो वहां पर बात हुई है कि हुकूमत को हटाना किस तरह है। तो पीपल्स पार्टी कहती है जी इन हाउस तब्दीली लाई जाए, नून लीग कहती है कि जी कोई मिड टर्म इलेक्शन की सूरत पैदा की जाए, केयर टेकर सेटअप लाया जाए। तो बाबर डोगर साहब आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे और कुछ देर में असद खरल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बाबर डोगर साहब ये बताएं, क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार है, ये जो खिचड़ी पक रही है, क्या बनेगा इसका? उसामा साहब, इसका कुछ भी नहीं बनेगा। इसका वही हशर होगा जो पहली मीटिंग का हुआ, जो पहली APCs का हुआ, इसका भी वैसा ही हशर होना है। आप मुझे बताएं कि आपने अभी अंदर की बात बताई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए और हुकूमत अपने ही बोझ तले गिर जाए। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की गाड़ी कभी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची। और आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ का एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। जहाँ तक जरदारी साहब की बात है जी, उनका स्टेक है भाई, सिंध गवर्नमेंट उनके पास है। वो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे इस्तीफे दे देगा। वो कह रहे जी इन हाउस तब्दीली लेके आनी चाहिए। वो इन हाउस तब्दीली तो खैर आनी नहीं है, जो मर्जी कर लें, लेकिन आप ये देखें कि वो सिंध में गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पता है, उनका एक एग्रीमेंट है कि गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने देने हैं और गवर्नमेंट को छेड़ना नहीं है। अच्छा। वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब मिड टर्म इलेक्शंस की। मुझे एक बात बताएं, मिड टर्म इलेक्शन कैसे होंगे, कौन कैसे हुकूमत गिरेगी? ना वो जलसे जुलूसों के हक में है, ना वो ये चाहते हैं कि हम बाहर आएँ, ना वो इन हाउस तब्दीली के हक में है। उन्होंने एक अपना शीशा छोड़ा हुआ है। दूसरी तरफ फिर पार्टी को पता है कि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, सिंध में उनका सबसे बड़ा स्टेक है। अगर ये गवर्नमेंट गिरती है, अगर मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाते हैं,
तो सबसे बड़ा नुकसान पे पार्टी का है, जिसके पास अब वाहिद अपोजिशन जमात है, जिसके पास सिंध में गवर्नमेंट है और कोई अपोजिशन ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी कहीं भी किसी भी सूबे में गवर्नमेंट है। वो पागल है कि वो गवर्नमेंट को गिराएं। इन हाउस तब्दीली उनको भी पता है कि हाउस बाबर डोगर साहब, फिर मियां नवाज शरीफ इतने साहब कॉन्फिडेंस है, इतने कॉन्फिडेंट है तो समझ सकते स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके हैं। ठीक, ये इस लेवल का राबता मियां नवाज शरीफ का, दोनों से बात, आसिफ जरदारी से, बिलावल भुट्टो से लंबी वीडियो कॉल पर, तो ये कोई तो बात होगी, कोई तो एजेंडा है ना कि मियां साहब इतने एक्टिव हो गए इतने अरसे के बाद कि अब वीडियो कॉल्स हो रही हैं आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, शहबाज शरीफ साहब को भेजा जा रहा है वहां पर, तो कुछ तो वो इससे हासिल करना चाहेंगे कि बस ये इन्होंने बातें करनी है। उसामा साहब, मियाँ साहब पाकिस्तान में भी थे, 1.5 साल वो पाकिस्तान में रहे, जेलों में रहे, 1.5 साल वो शहबाज शरीफ से भी मुशावरत करते रहे, 1.5 साल वो मरियम से भी मुशावरत करते रहे, सारी पार्टी के साथ मीटिंग करते रहे। मुझे एक बात बताएं, कितनी की बड़ी तब्दीली आ गई। हाँ, फजल रहमान साहब जो थे, जब उन्होंने धरना देना था तो मियाँ साहब जो थे और मरियम साहबा जो थी वो फजल रहमान साहब के साथ कॉन्टैक्ट में थी। शहबाज शरीफ को ज़बरदस्ती उनके जलसे में भेजा गया कि जनाब आप जाएँ, वहाँ जाकर तकरीर करके आएँ। बिलावल साहब भी वहाँ जाकर तकरीर करके आए। क्या इंकलाब आ गया, कौन सी हुकूमत गिर गई। अच्छा। सिर्फ एक चीज़ हुई कि जनाब उसके बाद ग्रेजुअली नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। ठीक, आप ये मेरी बात आज लिख लें, अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। अच्छा। मरियम बाहर चली जाएंगी। अच्छा। मरियम ने बाहर जाना है। अच्छा। ये मरियम खुद कई दफा कह चुकी हैं कि जनाब हमारा ट्विटर उस वक्त तक खामोश रहेगा, हमारी जुबानें उस वक्त तक खामोश रहेंगी जब तक हमें रायत मिलती रहेगी। जब रायत नहीं मिलेगी तो फिर ट्विटर भी बोलेगा और हम भी बोलेंगे। तो ये मुझे बताएं, तो मसला ये है कि साहब एक बहुत बड़ा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि मरियम साहबा बाहर जाना चाहती हैं, नवाज शरीफ साहब उनको बाहर बुलाना चाहते हैं, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। क्या यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं इस दफ़ा लिख कर दो, हर दफ़ा तुम निकल जाते हो सारे मामले से हमें आगे करके। असद खरल साहब, ये जो अपना बचाव करना चाह रहे हैं, अभी वज़ीर आज़म साहब के बयानात चल रहे हैं कि ये जी अपोजिशन करप्शन बचाने के लिए मुल्क को दाव पर लगा रही है। वज़ीर आज़म का फोकस सारा के सारा है FATF, फैटफ के हवाले से कानून साजी। ये हुआ क्या कि पहले यही जमातें कौमी असम्बली में बिल पास करवाती हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी FATF के हवाले से, और मौलाना साहब उस पर तनकीद करते हैं। सेनेट में जाकर ये वो बिल नहीं पास होने देते। अब कहा जाता है ये तो काला कानून पास करवाना चाह रहे हैं, तो पहले इनको नहीं पता था। ये आखिर हुआ क्या है कि मुल्क को दबाव पर लगा रहे हैं। मरियम साहिबा ने बाहर जाना है, उसको एक अलग इशू नहीं रख सकते कि ये तो ग्रे लिस्ट से आगे ब्लैक लिस्ट भारत भी करना चाह रहा है। कुछ तो आप अपनी तजावीज़ दे दें कि जी ये मामला निकालें। क्या ऐसा इसमें काला कानून है कि जिसकी वजह से कह रही है FATF तो पास हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग अगर नहीं की हुई, मनी लॉन्ड्रिंग की अगर सजा दी जा रही है, तो आपको खौफ किस चीज़ का है? उसामा साहब, मामला ये है कि फाटिफ का बिल जो है, आप कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कौमी सलामती का मामला है। अब ये सारा जो इनका फोकस है वो फाटिफ बिल के साथ, आप कह रहे हैं कि फाटिफ बिल के अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग की वो सारी शिकें रख ली जाती हैं तो इनके खिलाफ तो सारे केसेस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। तो अगर फाटिफ के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं तो ये तो केस जो इनके हैं मज़ीद पक्के हो जाएंगे, मज़ीद सख्त सजाएँ होंगी। वो ये कह रहे हैं कि नैब का जो इवन के लॉ है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 है, उससे भी मनी लॉन्ड्रिंग की जो नैब के दायरा कार से वो शिक्के बाहर निकाले जाएं। 34 शिकों की शिक जो सूरत में NRO सामने आ गया। जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की, आसिफ जरदारी, बिलावल की, उसमें कहा गया है कि इसको सिरे से खत्म करना है नैब को। तो अब तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। अब मैंने आपको तरमीम तो पिछली बात रह गई। वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा, वज़ीर आज़म साहब ने भी यही किया कि इनका सारा फोकस है करप्शन बचाव के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब गए, मैंने आपको कल भी कहा था कि उनका सिर्फ एक निकाती एजेंडा है। वो एजेंडा है कि नैब को ख़त्म किया जाए, नैब को कमज़ोर किया जाए, या ऐसी शिक्कें जिनसे नैब बिल्कुल मुर्दा घोड़ा बन जाए, वो उसके अंदर अमेंडमेंट लाने पे गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए। खरल साहब, उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब जो है, आप जो सही काम हो कोई भी पार्टी करे उसको उसका भी बताते हैं, गलत हो चाहे वो हुकूमत अपोजिशन आप करते हैं। लेकिन क्या मुझे नहीं यकीन आता, जिन लोगों से आपने वोट लेना है, जिस मुल्क में आपने हुकूमत की और आगे आप करना चाहते हैं, अब भी कर रही है पीपल्स पार्टी,
आप उन लोगों के खिलाफ, उस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? उसको दाव पर, उसकी साख को, मईशत को दाव पर कैसे लगा सकते हैं? असद करम साहब, अपनी जात से आगे कोई नहीं है, अपने नाक के आगे अपनी जात से ज्यादा कोई मुकद्दम नहीं है। 22 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं है। अगर ये खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, उनका क्या गर्ज है? ये अगर भारत कामयाब हो जाता है ब्लैक लिस्ट करवाने में, तो ये इनकी तबाही नहीं होगी? अगर मुल्क, मतलब कोई कारोबार कैसे होगी? उनके बच्चे बाहर, उनकी जायदादें बाहर, उनके असासे बाहर, उनके जो ऑफशोर कंपनी है वो बाहर, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो मुझे याद है डीजी रेंजर ने मुझे बताया था कि डॉक्टर आसिम हुसैन से जब हम इंटेरोगेशन कर रहे थे तो बड़ा मशहूर उनका जो मुझे आज भी याद है वो फिक्रा, जनरल बिलाल साहब जब डीजी रेंजर होते थे उनके दफ्तर में बैठा था तो उन्होंने एक बात की। मैंने कहा कि आजकल आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कोई ख़ास बात, उन्होंने कहा एक जुमला मैं ऐसा आपको बताता हूँ। उनका डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि आप कहते हैं पाकिस्तान का मफाद, कौमी मफाद, पाकिस्तान की सालमियत की बात है। उनका हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम इंटरनेशनल सिटीजन हैं, हमारे स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है। उसने कहा हमारे, मैं कैनेडियन नेशनल हूँ, मेरी जायदादें वहाँ पे हैं, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, मेरे असासे वहाँ पे हैं, तो मेरे तो स्टेक्स जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा कनाडा में है। और ये तो लिहाजा ये लोग अपराइट ऑफिसर, वो इंटरनेशनल सिटीजन की बात कर, ये इंटरनेशनल सिटीजन है, ये पाकिस्तानी शहरी हम और आप हैं, ये इंटरनेशनल सिटीजन है। अच्छा, और ये खुद को कहते हैं कि हमारे जो स्टेक्स हैं वो तो पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान में सिर्फ स्टेक्स है इक़्तिदार के लिए, हुकूमत के लिए। दे दूं बाबर साहब, 20 सितंबर को राहबर कमेटी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है, तो ये तो अब हो रही है जी एपीसी। अब कुछ ऐसा हुआ है कुछ बड़ा कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, ये एपीसी होने जा रही है। शायद मौलाना साहब को ये लिखकर भी देने को अब तैयार हो गए हैं कि जनाब जो अब एग्रीमेंट होगा वो लिखकर होगा। मौलाना साहब तो कहते हैं तहरीरी बात करो, अब इतना आपस में एतबार नहीं है। तो अब ये राहबर कमेटी ने 20 की डेट दे दी है, आपको क्या लगता है उसमें कोई लाहेमल तय हो जाएगा, क्या होगा, या फिर सिर्फ मरियम साहबा बाहर जाएंगी और उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहेंगे ये क्या हो गया? उसामा साहब, आपने कहा जी 20 सितंबर एपीसी की तारीख डिक्लेयर हो गई है, मुकर्रर हो गई है जी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी मुझे लिख कर दो, और रहबर कमेटी मुझे एक बात बताएं क्या लिख कर दें? मौलाना तो ये चाह रहे हैं कि जनाब आप असम्बलियों से इस्तीफे दें और बाहर आ जाएं, सिंध से पे पार्टी इस्तीफ़ा दे दे, और वफाक से और पंजाब से नून लीग इस्तीफ़ा दे दे और बाहर आ जाएं। ना ये बात नून लीग को काबिल कबूल है, ना ये बात पार्टी को काबिल कबूल है, तो ये किस तरह से लिखे दे सकती हैं? हाँ, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दो एजेंडे हैं। पहला एजेंडा जो है, जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एक तो नवाज शरीफ भी बाहर हैं, मरियम भी बाहर हैं, जरदारी साहब भी बाहर हैं। हाँ, उन पे ये प्रेशर ज़रूर है कि ये जो फैटफ का बिल है इसके बदले में नैब में अमेंडमेंट्स लेके आई जाएँ और इनके सारे जो केसेस हैं वो क्लियर किए जाएं। ये खल साहब ने सही कहा, उनका पाकिस्तान में स्टेक ही कोई नहीं है। मियाँ साहब के सारे बच्चे बाहर, सारी प्रॉपर्टीज बाहर, जरदारी साहब की सारी प्रॉपर्टीज बाहर, तो उनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? हाँ, वो ये चाह रहे कि ये जो केसेस हैं ये ख़त्म हो और उनका जो ECL से नाम निकले हो आराम से बाहर चले जाए। अच्छा, उन्होंने बाहर जाना है। मरियम जो है उनको बाहर जाने दिया जाए, उनसे केसेस ख़त्म किए जाए। मियाँ साहब जो हैं उनसे केसेस ख़त्म किए जाए। बस ये सारा स्टेक है, और इसी का वो बार बार इमरान खान साहब जो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं अपने स्टेक्स हैं, लेकिन अकरम दुरानी साहब ने राहबर कमेटी के हवाले से कह दिया कि यही है, वो एनआरओ यही है कि नैब के जो अमेंडमेंट बिल है उसको मंजूर कर दिया जाए, फैटफ के अंदर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्लॉजेज हैं उसको खत्म कर दिया जाए। बाबर साहब कह रहे होंगे, मगर जो बयान आ रहा है अभी आप देखिए, ब्रेकिंग अलर्ट भी चल रहा है कि अकरम दुरानी साहब ने कहा है राहबर कमेटी की इजलास नहीं हो सके काफ़ी अरसा, लेकिन अब अपोजिशन अंदर बाहर से इकट्ठी है, कोई इख्तलाफ नहीं है, और अवामी ज़रूरियात की वजह से सारी अपोजिशन अब इकट्ठी हो गई है, हम सब एक हैं। तो अब ये अवामी ज़रूरियात क्या हैं? मरियम साहबा का बाहर जाना, नैब के केसेस ख़त्म करवाना, ये अवामी ज़रूरियात हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और जितनी भी अपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना एक पूरा एजेंडा सेट करके बैठे हैं, और इमरान खान साहब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। वो फिर कह रहे हैं कि हर सूरत हमने FATF का बिल पास करवाना है। फिर उन्होंने हालिया अपने इंटरव्यू में, अल जज़ीरा का इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने ऊपर से करप्शन ख़त्म कर दी है और कभी ये नहीं हुआ कि जो इक़्तिदार में लोग हो उनका एहतसाब हो, हम वो कर रहे हैं। निचले लेवल पर अब भी करप्शन है, उसको भी हम ख़त्म करेंगे। बड़े चैलेंजेस हैं, हुकूमत
और मुल्क और मईशत सही समत की तरफ गामजन है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं, महंगाई का भी उन्होंने माना है, GDP ग्रोथ का मैं इस चीज़ का माना है। तो असद खरल साहब, ये तो बड़ा बैलेंस्ड उन्होंने इंटरव्यू दिया, कम से कम इसमें माना है उन्होंने कि जी मुश्किलात हैं और एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। देखिए बिल्कुल, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की। एक तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का मसला हो या भारत का हो, फ़ौज उन्होंने कहा पूरी यकसुई के साथ और एक पेज पे हुकूमत के साथ। इस तरह हमेशा माजी में हम देखे थे कि पाक भारत के मामलात होते थे या अफ़गान पाक पॉलिसी के अंदर आपस में रिफ्ट आती थी, मुख्तलिफ खबरें आती थी। एक तो इस पर क्लैरिटी उन्होंने दी है। दूसरा उन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पे पाकिस्तान में कोई गदगर नहीं है, क्योंकि जिस तरह ट्रेंड चल रहे होते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे एक तमाशा लगा होता है और जिस तरह फेक अकाउंट बना के एक न्यूज़ फैलाई जाती है और जिस तरीके से एक परसेप्शन दिया जाता है कि पाकिस्तान में पता नहीं कौन सी सहाफ़त को जनाब जंजीरों में जकड़ दिया गया है, लिहाजा ऐसी उन्होंने इस बात को भी क्लैरिटी की है। फिर उनका अफ़गान हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है और हमारे लिए भी अच्छा होगा। ये जो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के माबैन जो पावर शेयरिंग के वाले से इसको मुआहदा, और ये बेसिकली पाकिस्तान का इसके अंदर बहुत एक अहम रोल है। जनरल कमर जवेद बाजवा का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, DG ISI का, और अमरीकी सदर को मानना पड़ा कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के निखला के लिए सिर्फ एक ही ताकत है, एक ही दुनिया के अंदर मुल्क है और वो पाकिस्तान है। उसकी मदद के बगैर हम ये पूरा मन जो इनखला है हमारा मुमकिन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि मुल्क, उन्होंने कहा कि माशी तौर पर भी बहुत सारे इंडिकेटर की उन्होंने जो कमज़ोरियाँ थी उसकी निशानदेही भी की और जो पॉजिटिव उसमें इंडिकेटर हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बताया। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से उन्होंने कहा कि बेशक ये एक मुश्किल मरला था, क्योंकि हम ये देखना था कि जो मजदूर है, बेरोज़गार है, दिहाड़ीदार तबका है, डेली वेजेस वाले हैं, अगर लॉकडाउन सख्त कर दिया गया तो कहीं उनका रोज़गार जो है वो ख़त्म ना हो जाए। जी। तो मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली है। 2 साल कारकर्दगी, ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि हमारी हुकूमत के दौरान 2 साल के अंदर उन्होंने एक दावा किया है बड़ा कि कोई भी मेगा करप्शन का स्कैंडल जो है सामने नहीं आया। अब ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अब उनकी हुकूमत है, अभी भी उनकी हुकूमत के होते हुए ही बहुत सारे जो उनके मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब तक, वो नैब की पेशियाँ भुगत रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं आया। तो अब ये देखना है कि क्या इस हुकूमत के अंदर ही कोई इनके लोग पकड़े जाएंगे, या नॉर्मली तो हमने देखा है कि हुकूमत जब जाती है फिर उसके बाद ही सारे मेगा करप्शन अचानक से निकल आते हैं। तो पटारी से जब तक हुकूमतें होती हैं उस वक्त वो मेगा करप्शन जो है वो सोए होते हैं, उनके ऊपर जनाब अंडर कारपेट रहते हैं। तो मामला ये है कि अगर ये बात इमरान खान साहब, बाकी चीज़ें मैं सारी मान लेता हूँ, लेकिन ये बात कि इस 2 साल के अंदर कोई करप्शन नहीं हुई, कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई मेगा करप्शन ऊपर के लेवल पर खत्म कर दिया है। बाबर साहब, CM से ऊपर तो कोई नहीं, सूबे का एक सरबराह होता है। साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब करप्शन ऊपर से खत्म हो जाती है ना तो नीचे से खत्म करने की जरूरत नहीं है, नीचे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर आपके मिनिस्टर ईमानदार हैं, अगर आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हैं और वो करप्शन नहीं कर रहे, तो फिर नीचे किसी की जरूरत नहीं होगी करप्शन करने की। अगर करप्शन पे कोई मिनिस्टर पकड़ा जाता है या कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा जाता है और बिला किसी तकसीम के, बिला किसी तफरीक के जो भी करप्ट है ऊपर बैठा हुआ है उसको अगर पकड़ लिया जाता है, तो फिर नीचे किसी की जरूरत नहीं होगी करप्शन करने की। फिर नीचे से आपको करप्शन खत्म करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या मालम जब्बा केस की इन्वेस्टिगेशन खुल गई है? क्या उसकी नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? क्या BRT की इन्वेस्टिगेशन खुल गई है? क्या नैब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? उसके बाद जितने फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो तेल का बहरान है उसके ज़िम्मेदार कौन है, जो चीनी का बहरान है उसके ज़िम्मेदार कौन है, जो आटे का बहरान है उसके ज़िम्मेदार कौन है, क्या उनके नाम सामने आ गए हैं? जो अद्वियात का बहरान है उसके ज़िम्मेदार कौन है? महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये सारी चीज़ों सेटल हो गई हैं तो ज़िम्मेदारों को सज़ा मिल गई है, फिर मैं ये समझूंगा कि वाकई ऊपर से करप्शन ख़त्म हो गई है। जो करप्ट थे उनको पकड़ लिया गया है और जिस दिन ये पकड़े जाएंगे उस दिन नीचे से करप्शन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जी, तो ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि महंगाई है, हमारी मुआशी हालत इतनी दुरुस्त नहीं, लेकिन हम चुटकी बजाकर ठीक नहीं हो सकता, हमने समत दुरुस्त करनी है, हमने अपने खर्चे कम कर लिए हैं, अब हमने अपनी आमदन बढ़ानी है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो वो हकीकत पर मबनी बात कर रहे हैं, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, महंगाई है, मुआशी तौर पर बहरान है, तवानाई के बहरान का वो मान रहे हैं इंटरव्यू में कि तवानी का बहरान पाकिस्तान में है, मगर हम इसको कोशिश कर रहे हैं और ये कोई आसान काम नहीं है, रिफॉर्म्स लाना आसान काम नहीं है। मुल्क चलता ही कर्जों पर रहा है कि खर्चे ज़्यादा, आमदन कम, टैक्स इकट्ठा ही नहीं हो रहा। अब वो कह रहे हैं जब हम इसको बदलना चाह रहे हैं तो कुछ वक्त तो लगेगा।
उसामा साहब, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये जो है महंगाई है ना, इसका सबसे बेहतरीन हल है अच्छी गवर्नेंस और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने अच्छी गवर्नेंस दे दी है, अगर आपने ईमानदार अफसर साथ लगा दिए हैं, तो वो महंगाई का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे। अगर आपके मिनिस्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आपके चीफ मिनिस्टर कामयाबी से जो है वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कमीशन माफिया का ख़ात्मा हो गया है, तो फिर तो आप चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। असल इशू ये है कि इमरान खान साहब, आपने पिछले 2 साल में कितनी दफ़ा महंगाई का नोटिस लिया, कितनी दफ़ा चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, हर 15 दिन के बाद महंगाई का नोटिस लेते हैं, हर 15 दिन के बाद आपकी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात होती है, खैबर केपी, पंजाब और बलूचिस्तान के, हर 15 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर्स को आप हदायत जारी करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? इसका मतलब ये है कि खान साहब आप नोटिस तो लेते हैं, लेकिन जो आपके नीचे लोग बैठे हुए हैं उनके कान में जू नहीं रेंग रही, या तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या वो आपकी बात नहीं मानते, या फिर ये है कि वो सारे करप्ट हैं। असल इशू ये है पंजाब में क्यों नहीं इंतजामिया जो है वो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो रही। आपने 6 महीने से ऊपर कोई अफसर जो है वो एक महकमे में रहता ही नहीं है। कोई चीफ सेक्रेटरी देख ले कितने बदल लिए, आईजी कितने बदल लिए, हर महकमे के सेक्रेटरी कितने अगर किसी पर करप्शन का चार्ज लग जाए ना, फिर वो यहाँ पर 14 साल से हैं, उनकी ना आप बात करें, वो बाकियों को तब्दील किया जा सकता है। खबर सुन रहे हो डीजी, आपने मुकाफ की बात की है। जी जी। अब खबरें ये आ रही हैं कि उल्टी गंगा बह रही, यहाँ तरीके इंसाफ की हुकूमत है, रियासत मदीना है, कि वो डीजी उकाफ की बजाय लगता ये है कि जिस मिनिस्टर ने उसकी निशानदेही की है उसकी कहीं छुट्टी ना हो जाए। इस तरह की खबरें भी आ रही या फैलाई जा रही हैं कि वो मिनिस्टर की क्या मजाल है कि उसकी इतनी जरूरत कि मेरे बारे में वो लेटर लिख दे नैब को। तो मैं यानी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अभी आपने तबादलों की डॉक्टर साहब बात की है, अभी फिर ठीक है इन्होंने वो सेक्रेटेरिएट तो बना दिया, कुछ चंद लोग लगा दिए वहाँ पे, उसके बाद अभी फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। रिसेंटली आप देख ले, कमिश्नर लाहौर तब्दील हुए, उसके बाद मुतअद्दिद महकमों के फिर सेक्रेटरी तब्दील कर दिए गए, पुलिस के अंदर बहुत सारी जो है तब्दीलियाँ आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक अनसर्टेनिटी जो पाई जा रही है, गैर यकीनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो सूरत पाई जा रही है, पाकिस्तान की तारीख में हमने ब्यूरोक्रेसी को इतना अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं देखा था, इतना गैर यकीनी सूरत नहीं देखी थी। वो कहते डिलीवर हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डिलीवर क्यों करें, हम क्यों नैब के केस अपने ऊपर बनवाएं, जब हमें यही नहीं पता कि आज हम इधर हैं, कल हम यहाँ पे होंगे ही नहीं। कोई 2 महीने बाद तब्दील हो रहा है, कोई दो हफ्तों बाद तब्दील हो रहा है, कोई 3 महीने बाद तब्दील हो रहा है। आपने देखा ना जिस तरह पंजाब के अंदर इतने तजर्बे भी किए जाते हैं, कभी इतने ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी आपने बदल लिए, आईजी आपने तब्दील कर लिए, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर डीसी अभी रिसेंटली 12 तब्दील आपने की हैं, फिर आपने डीसी जो है मुतअद्दिद वो ज़िलों के तब्दील कर दिए, आपने सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए, सीसीपीओ तब्दील कर दिया, और बहुत सारे ओहदों पे आपने तब्दीलियां की। तो उससे क्या आप इससे क्या इससे परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, क्या गवर्नेंस के बेहतर मामला हो रहे हैं? अच्छा, अब ना वजारत खारजा को भी एक मुश्किल आन पड़ी है, उनके नाजुक नातवा कंधों पर ये बोझ आ गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस तरह वापस लाना है, उनको किस तरह गिरफ्तार करना है। ये क्या मामला है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए एहतसाब अदालत ने कह दिया है। ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? और मीर शकील का केस भी उसको भी देखा जा रहा है, उनके खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद करके ट्रायल जल्द शुरू किए जाएं, ये भी कहा जा रहा है। असद खरल साहब, ये यानी उनके जाकर जवाब दे रहा है सरकारी अफसर अदालत में कि जी गए थे हम इसकी तामील करवाने, वहाँ पर अता तारड़ साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी 6 महीने से वो बाहर हैं। ये हमारे निज़ाम के साथ, रियासत के साथ, इदारों के साथ ये मजाक क्यों होता है? याद है ये बच्चे को पाकिस्तान के को पता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में मुकीम हैं। तो आप जब यहाँ पे जाती उम्रा में या मॉडल टाउन में जाके आप समन की तामील करने के जाएंगे तो वो तो एक कागजी कार्रवाई के अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब अदालत ने कहा है कि जनाब आप वहाँ पे जाएं, क्या पाकिस्तान की बरतानिया में कोई एम्बेसी नहीं, वहाँ पे आप भेजें, वो वहाँ पे जाके उनको नोटिस की वसूली कराएं।
मामला ये है कि एक अगर आप सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं, आप फिर वही बात है कि आप ज़बानी हुकूमत के बयान ज़्यादा हैं, लेकिन अमली इकदाम आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब प्रोसीडिंग हुई तो एक तो नवाज शरीफ साहब के वाले से भी उन्होंने वकील से पूछे बड़े सवाल कि जनाब वो हॉस्पिटल तो एक दिन भी दाखिल नहीं हुए, क्या कोई बीमार है या क्या मामला है। दूसरी जानब उनका स्टेटस उनका क्या है, क्योंकि वो तो एक सज़ा याफ्ता मुजरम है, उनकी जो बेल हुई थी वो बेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो लिहाजा अब उनका स्टेटस तो एक मफरूर मुल्ज़म का है। तो एक मफरूर मुल्ज़म जो है उसको किस तरह रिलीफ के लिए वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, जब तक वो सामने आएगा नहीं, कोर्ट के अंदर सरेंडर नहीं करेगा। यहाँ पे मामला ये है कि ये मीर शकील रहमान के जो प्लाट की अलॉटमेंट का जो ब्राइब के तौर पर उनको दिया, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब जो है उसको जब तक आप सफारत खाने के ज़रिए उनको वहाँ पे जाके समन की तामील नहीं करवाएंगे, वो प्रोसेस तो पूरा नहीं हो सकता। और उसके ज़रिए उनको आप उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकते हैं, उनको मफरूर आप करार दे सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर जो है ये काम नैब ने कराना है, हुकूमत ने कराना है, फॉरेन ऑफिस का काम है। लेकिन ये अगर आप समझे कि जाके जनाब माल्टोन पे जाके जो जाती उम्रा पे नोटिस ले जाए और वहाँ पे आके लिख के वापस दे दें, तो ये इस तरीके से तो ये एक नॉन सीरियस एक एफर्ट नज़र आ रही है गवर्नमेंट की जानब से, नैब की जानब से। अगर आप वाकई चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए, इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाए, उनको लाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, तो उसके लिए जब तक आप वो प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे। अदालत अब कह रही है, बाबर डोगर साहब वैसे तो वो कहते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब, हम उनके हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे, उन्होंने तो कह दिया कि जी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें क्या बेइज्जती की बात है कि 3 दफ़ा कोई वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और उसके वारंट गिरफ्तारी चल रहे हों। अब अदालत ने भी कह दिया है कि हाई कमीशन के ज़रिए इनकी तामील करवाई जाए। अदालतों का एक तक़द्दुस है, एक एहतराम है, जो भी है सही या गलत फैसला अदालत ने करना है। उन अदालतों को आप मानते हैं, पाकिस्तान का आइन है, यहाँ पर ये एक मुल्क है, एक रियासत है, यहाँ का कोई कानून है, इज्जत और एहतराम भी कोई चीज़ है। तो यहाँ पर आप वज़ीर-ए-आज़म रहे और आप कहेंगे जी मैं यहाँ की अदालत और कानून को नहीं मानता, वही जो आपको रिलीफ देती हैं तो आप कहते हैं जी देखें आज हम सुरखरू हो गए, वही अदालतें आपको बुलाती हैं, आप अजीबो गरीब ये काम करते हैं। तो अब ये जब ये जाएगा, ये समन अब जाएंगे, लगता है वज़ारत ख़ारिजा के थ्रू हाई कमीशन जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर? उसामा साहब मुझे एक बात बताएं कि ये तो आप कह रहे हैं कि 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर उसके घर में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए लंदन में उनके घर में नोटिस भिजवाए जाएँ और उसकी तामील की जाए। पहले तो मुझे ये उम्मीद है कि ये तामील होनी ही नहीं, वहाँ से किसी ने वसूल करना ही नहीं है। या आप देख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो अपने बंदों को आप भेजेगी, इसकी तामील ही नहीं होगी। वो कहेंगे जी हमें मिले ही नहीं, हमारे पास कोई आया ही नहीं था, और इस तरह के कोई वारंट हमने रिसीव ही नहीं किए। पहली बात तो ये है, ये इससे मुकर ही जाएंगे। दूसरी बात है, खरल साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आज तक आपने कोई देखा है कि बरतानिया से कोई मुल्जिम पाकिस्तान वापस आया हो? जो यहाँ से गया है वो खुद ही वापस आया हो? नवाज शरीफ के बच्चों के भी जो है वो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, वो कौन से वापस आ गए हैं? इसहाक डार साहब के भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, वो कौन से आ गए हैं? सलमान शहबाज के भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, वो कौन से आ गए हैं? और एक आम मुल्जिम तो आपसे वापस लाया नहीं जा रहा। अब 3 मरतबा का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलाज करवाने के लिए बाहर भेजा हुआ है, वो क्यों आएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। पंजाब ये कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में ही कि जी मुजरिम और मुल्जिम में फर्क है। मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम है। साहब, उसामा साहब, कोई फर्क नहीं है, ये ऐसे करने की बातें हैं। मुल्जिम हो या मुजरिम हो, वो उनके पास 2000 जस्टिफिकेशन है। उन्होंने एक वकील करना है, कोर्ट में कहना जी मैं इलाज कराने के लिए आया था, मेरा इलाज ही नहीं कंप्लीट हुआ, मैं कैसे वापस चला जाऊं? वो डॉक्टर लिख के दे देगा ये बीमार है, तो वो बरतानिया की गवर्नमेंट किस तरह से इसको वापस भेज देगी? सहूलत तमाम भाईजान जो जेल में वाले रोले में ना पड़े, मुझे बताएं हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब ने कौन सा उनको लाने के लिए एफर्ट कर ली है, सिवाय एक ज़बानी जमा खर्च के? क्या प्रैक्टिकल उन्होंने मांगा है हुकूमत बरतानिया से कि जनाब ये हमारा मुजरम है, इसको हवाले हमारे किया जाए? सर जब वो मांगेंगे गवर्नमेंटों का, डोगर साहब जब तक आप मांगेंगे नहीं, बात तो मांगे, आप मांगे ही नहीं। अभी आपने ये ज़बानी एक लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या आपने हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत बरतानिया को लिख के भेजा है कि ये हमारा मुजरम है, इसको वापस किया जाए हमें? तो फिर अगर वो ना करें तो फिर तो बात बनती है। आप मांग रहे नहीं, आप इधर बैठ के बढ़ के लगा रहे हैं सिर्फ कि हम ला रहे हैं जनाब, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं आएंगे ना वापस। खैरा साहब, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बरतानवी हाई कमिश्नर जो यहाँ पर है उसको बुलवाएं, उसके सामने एहतजाज।
केसेस हैं उनमें जो हमारे मुल्जमान हैं वो सारे तो जाके लंदन में बैठे हुए हैं और आपकी गवर्नमेंट जो है उनको पनाह दे रही है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो किया जा सकता डॉक्टर साहब है, किया जा सकता जो है। पाकिस्तान में करप्ट माफिया जिनको मिनिस्टर कह रहे हैं वो करप्ट माफिया, वो डीजी औकाफ की आप बात ले लें, जो बैठे हुए यहाँ पे उनके खिलाफ कौन सा एक्शन हो रहा है? वो तो चले बड़े मुल्जम, ताकतवर मुल्जम है, वो तो जाला फाड़ के चले गए बाहर। जो यहाँ बैठे उनके खिलाफ उनके मिनिस्टर तर्जमान बन के फिर रहे हैं, उनके लिए उनको सफाइयां दे रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मिनिस्टर साहब को कौन उल्टी सीधी रिपोर्टें दे रहा है। उसामा साहब दिखाएं जरा, ये नाज़रीन को दिखाएं जरा। देखें ना, ये है जी डीजी औकाफ ताहिर रजा बुखारी साहब। फयाज हुसैन चौहान साहब ने ये कहा है, फयाज हुसैन चौहान साहब ने इंसाफ के बारे में कहा है कि जी आज़म सलमान जब चीफ सेक्रेटरी थे तो कार्रवाई हो गई थी। वो लेटर जो सूबाई वजीर औकाफ ने लिखा हुआ है मजमी अबूर ने, और उसमें जो पहला नाम है वो डीजी औकाफ का है, उसके खिलाफ नहीं हुई। उन्होंने कहा जी बाकियों के सेक्रेटरी बदल दिया। यही तो मसला है, सेक्रेटरी बदले जाते हैं, दीगर मुलाजिम बदले जाते हैं। जब आप मान रहे हैं कि ये हुआ है और उस पर कार्रवाई भी हुई, जो सूबाई वज़ीर ने लिखा है जी ये सरगना है, ये करप्ट हैं, इन्होंने माफिया बनाया हुआ है, यहाँ पर इनको कोई नहीं ला सकता, उस पर कह रहे हैं जी हमने तब्दीलियां कर दी थी। ये फयाज हुसैन चौहान साहब कह रहे हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, कोई महकमाना कार्रवाई की दरखास्त नहीं। ये दरखास्त मौजूद है जनाब, दरखास्त नहीं, दरखास्तें मौजूद हैं डीजी औकाफ के खिलाफ। आपकी वजारत इत्तलात से पता करें। उसामा साहब नहीं क्लैरिफाई करें, ये मिसकंडक्ट की इंक्वायरीज हैं, ये महकमाना इंक्वायरीज उनके खिलाफ, दरखास्तें नहीं है। ये है जनाब 29 नवंबर 2019 की मिसकंडक्ट ऑफ डॉक्टर सैयद ताहिर रजा बुखारी, डायरेक्टर जनरल रिलीजियस अफेयर्स पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये उनके खिलाफ 29 नवंबर 2019 की मिसकंडक्ट की इंक्वायरी है। ये उनके खिलाफ जनाब एक और है 24 दिसंबर 2019 की, ये मिसकंडक्ट की उनके हवाले से ये लेटर है जी, ये इस तरह ये 24 दिसंबर का है। तो मामला ये है कि ये मेरा ख्याल है फयाजुल हसन चौहान साहब को जिसने भी इतला दी है वो थोड़ा सा अपना देखें कि उनको गलत इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है उनको जो ये सूबाई वजीर का लेटर, तो इसका मतलब उन्होंने पढ़ा है जिस पर वो कह रहे हैं कि जी कार्रवाई का कहा गया है, और बाकी कहते हैं जी कुछ इल्जाम जो उन पर लगे हैं वो दुरुस्त नहीं। तो बाकी जो हैं इसका मतलब है वो दुरुस्त हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि डीजी औकाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई की दरखास्त थी ही नहीं, तो ये उनके खिलाफ बकायदा महकमाना इंक्वायरीज हो रही हैं, अंदाजा लगाएं, और ये या तो छुपाई जाती हैं। तो ये हाल है बाबर साहब। अब ये नैब पर बात कर लें, अगर नैब ने हाई प्रोफाइल केसेस नामवर वकला के सबूत करने का फैसला किया है, जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने कहा है कि जी वाइट कॉलर का जायजा जब हम लेते हैं तो उसमें अब उन्होंने कहा है कि नामवर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा इनकम टैक्स माहिरीन, फोरेंसिक लैब के नुमाइंदे को शामिल किया जाएगा, जबकि स्टाफ को फोरेंसिक लैब पंजाब से ट्रेनिंग कराने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ा कदम है, अगर वो ये कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बेहतर वकला और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेनिंग, और ये ऑडिटर्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इनकम टैक्स माहिरीन, फोरेंसिक लैब, ये चीज़ें तो बेहतर करेंगी इनकी परफॉर्मेंस को। उसामा साहब शुक्र है कि जो नैब के चेयरमैन हैं उनको ये ख्याल आ गया कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको नैब के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके लिए अच्छे वकील जो हैं उनकी खिदमत हासिल की जा सकें। अदरवाइज़ होता ये था कि जनाब सामने एक वकील खड़ा हुआ है जिसने 4 करोड़ रुपया फीस ली हुई है, नैब का प्रोसिक्यूटर बेचारा 80,000 रुपये या लाख रुपया लेके, जो जिसकी कुछ 4 साल की 5 साल की टोटल प्रैक्टिस होती है, वो जो है वो नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का केस लड़ रहा है। और ऐसे लोग भी केस लड़ते रहे हैं जो कि पहले नून लीग के लॉयर्स विंग के ओहदेदार रहे हुए हैं, उनको नैब में प्रोसिक्यूटर भर्ती किया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो नून लीग के लॉयर विंग का ओहदेदार रहा हुआ है वो जब शहबाज शरीफ सामने आएगा वो क्या केस लड़ेगा? यही वजह थी। आप ख्वाजा साद का केस देख लें, उसमें जो नैब का वकील पेश हुआ उसने ख्वाजा साद के हक में दलाइल देने शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो वकील पेश हुआ वो बोला ही कुछ नहीं। तो इनको अब शुक्र है कि इनको ये ख्याल आया कि जनाब हाई प्रोफाइल केसेस में अगर जीतना है, अगर रिजल्ट लेने हैं तो फिर हमें अच्छे वकला जो है खिदमत हासिल करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ उसामा साहब, एक मिनट, जी 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 बोले उसामा साहब, दूसरी तरफ हम पिछले 3 साल से ये चीख रहे थे कि नैब के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको वाइट कॉलर क्राइम, ये बड़ा टेक्निकल गेम होती है, कई लेयर्स के नीचे जाके कहीं क्राइम छुपा होता है। ये जो लोग हैं ना ये बड़े चालाक हैं, इनको पकड़ना आसान नहीं है, इनके महंगे महंगे वकला होते हैं, ब्यूरोक्रेट जो है वो इनकी मदद कर रहे होते हैं। अच्छा। इनको नए नए तरीके बता रहे होते हैं, दुनिया में लेटेस्ट जो वाइट कॉलर क्राइम की टेक्निक्स है उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और नैब में, हमारी नैब में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन बेचारों को पता ही कोई नहीं है कि वाइट कॉलर क्राइम है क्या और उससे निपटना क्या थे। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पर मैं चाह रहा था कि असद खरल साहब, उनको माशाल्लाह इन चीज़ों का बहुत पता है, उनसे इस बारे में बात करें कि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आसिफ सुनी बाजवा साहब
का भी बयान सामने आ गया है। ये सारा जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उस हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। असद खलील साहब से इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। अभी आसिम सलीम बाजवा साहब, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी, उनका स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। बहुत चहमगोइयाँ हो रही थी, बहुत सी बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर भी। एक वेबसाइट, जो कोई नामवर वेबसाइट नहीं है, कुछ पता भी नहीं, कोई अखबार या ये कोई मीडिया हाउस नहीं है, वहाँ पर एक खबर छपी और उसके बाद हर तरफ उसका चर्चा शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, ये दो जी जवाब दो। तो आसिम सलीम बाजवा साहब कह रहे हैं कि जी अपने और फैमिली के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उसका उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि जी ये अहमद नूरानी की ख़बर को झूठ पर मबनी और मन घड़त उन्होंने करार दिया है। ख़बर में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने अपनी बेगम के एहसास ज़ाहिर नहीं किए। हमेशा इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनकी खिदमत करता रहा हूँ और करता रहूँगा। अपने और ख़ानदान पर लगे इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। मेरी साख को ख़राब करने की साजिश नाकाम हो गई। हमेशा इज़्ज़त और वक़ार के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है। मेरे ख़िलाफ़ नामालूम वेबसाइट पर झूठी खबर लगाई गई। मेरे ज़ाहिर करदा एहसासों को गलत करार दिया गया है। अहमद नूरानी की खबर में मुझ पर अहलिया के एहसास छुपाने की खबर का इल्ज़ाम लगाया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है असद खलील साहब इस सब के बाद, कि एक शख्स है, उसने इतने साल हमारे फ़ौज में काम किया और आपको पता है किसी से ढकी छुपी बात नहीं, दुनिया में आप चेक कर लें, बिल्कुल ये वाज़ेह रिकॉर्ड है कि धेले की करप्शन कोई भी हो, जनरल भी हो, बच नहीं सकता। वो रिटायर भी हो गया हो तो उसको रिटायरमेंट से वापस बुलाकर यानी कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, ये है। अब उस शख्स पर आपने ऐसी किसी वेबसाइट और वो उस पर इल्ज़ाम लगा दिए और उसके बाद एक वावेला और सारा कुछ हो रहा है। जी ठीक है जी, चलें जी, कुछ चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी हैं, मुशीर भी हैं इतलात के लिए, चलो आप जो मर्जी कहते हैं। लेकिन जिनके खिलाफ सबूत होते हैं, जिनके खिलाफ यानी आपके पास पूरी चार्जशीट होती है, आपके पास पलंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान PSO में करप्ट लोग लगाए हों, जिन्होंने LNG के ठेके गलत दिए हों, सस्ता आपको मेरा करोड़ों अरबों रुपया वो खा गए हों, उनके खिलाफ यानी आप करें तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। अब उनका नाम ECL में नाम आ गया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाकिर अब्बासी का, तो हम समझें कि ये वाकई अब कोई एक जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं टेंजिबल, एक कोई वाकई एक वाज़े एक कोई कार्रवाई हो गई है अब शुरू। बिल्कुल, ऑलरेडी उसमें जिस तरह ज़िमनी रेफरेंस नैब फाइल कर चुका है और अब सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा है कि मुलज़म जितने भी हैं गैर कानूनी जो तकर्रियाँ थी, PSO का MD जो था, जिस तरह आप देखें ना शेख इमरान उल हक कि एंग्रो से दरख्वास्त भेजने वाला भी वही PSO को, और जब PSO ने अप्रूव करनी थी तो वहाँ पे जाके वो सीट पे बैठने वाला भी वही शख्स उसको अप्रूव कर रहा है और वही शख्स दरख्वास्त देने वाला भी वही और अप्रूव करने वाला भी वही। तो मामला ये है कि जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि इनके बारे में, तो अगर थोड़ी सी बात करें, ये शाहिद खाकान अब्बासी हो, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इनकी करप्शन के ऊपर सबूत हों, जितने मर्जी सबूतों के पलंदे हों, उसके बावजूद जनाब जमहूरियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। उसके बाद जनाब मुल्क जो है वो कहते हैं जनाब ये हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, सियासतदानों को जनाब बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाती हैं। लेकिन जिस तरह आपने बताया, एक जिस तरीके से एक पूरा एक वावेला मचाने की कोशिश की गई, एक पूरी एक मुनज़्ज़म साजिश की गई, एक कंपेन चलाई गई बाकायदा, और मुख्तलिफ मखसूस अकाउंट से मखसूस लोग जो हैं और उसको वायरल करवाया जाता है और भारत में ये साबित हो चुका है, वो पकड़ी गई, हमने नहीं, और फिर पूरे मीडिया को गालियां निकालना पाकिस्तान के और खुद बहादुर बनना भी। देखिए इसमें कोई बहादुरी नहीं है। आप अगर खबर, जब तक हम अपनी खबर अगर देते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, वो एक जिम्मेदारी के साथ देंगे। अगर ये कोई हर बंदे की ख्वाहिश हो कि जनाब हम एक कंपेन के जरिए किसी को मिलान करते हैं और जनाब सारे उसमें हिस्सा डाल दें, ऐसे कैसे हो सकता है? और ये पकड़ी जाती है चीज़ें अल्टीमेटली, जो सच और झूठ जो है। देखिए कारोबार जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई, एक मतलब पूरी, और देखिए मरियम साहबा ने उसके ऊपर बयान दे दिया, फिर वो बीच में मिला दिया कि जनाब वो जस्टिस काजी फाइजा साहब की चूँकि अहलिया हैं तो उनके ऊपर अगर बार-बार बात हो सकती है, 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म के जो ख़ानदान के वाले से अगर बात हो सकती है, तो एक जनरल जो है रिटायर्ड, उसके बारे में अगर खबर आई तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? तो यानी इस सारी चीज़ को, वो तो हमने जो प्रोग्राम उस पर किया था, हमने एक एक चीज़ दिखाई थी कि वो क्या कह रही हैं, क्या बात हो रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह सवाल फीड किया जा रहा है, वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या कर रही हैं, वो पता नहीं कितने लाख, 30-35 लाख वो देखे जा चुका है वो प्रोग्राम हमारा। तो वो मैं
देखने वालों से कहूंगा, आप वो देख सकते हैं किस तरह इस तरह के सवाल बाकायदा फीड किए जाते हैं। पहले से तय होता है कि तुमने ये सवाल करना है, तो वहां आसिम सिंह बाजवा साहब को टारगेट बाकायदा किया ताकि पता नहीं किसको खुश करना है, ताकि कहां खबरें लगवानी है, दोबारा वो चीज खबर मिले। तो देखिए इंडिया का साथ नेक्सिस और सीपैक के हवाला, और वो बड़ी जबरदस्त बात कर दी है बाबर डोगर साहब। चेक किया जा सकता है, सारी दुनिया के सामने है। भारत का एक वो जाली सा एक्सपर्ट बनता है, वो मेजर गौरव उसका नाम है, उसके वो वीलॉग पड़े हुए हैं, 1 महीना पहले का है वो। और सारी ये जो खबर आसिम सिंह बाजवा के खिलाफ छापी गई है, ऐसे लगता है लफ्ज भी बदले नहीं गए, तरतीब भी बदली नहीं गई। वो वीडियो देख सकता है कोई भी। तो भारत में बैठ के जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ सीपैक के खिलाफ हो रही हो, यहाँ के लोगों के खिलाफ हो रही हो, तो और वो कहते हैं कि बड़ा आसान है, हमें जो फौज के खिलाफ जो साफी हैं उनको हमने पे करना है। ये उनके प्रोग्राम, वो अलल ऐलान ये बात कहते हैं भारत में कि हमने उनको पे करना है, उनको पैसे देने हैं और उनसे हमने यहाँ खबरें छुपानी है। इस तरह पाकिस्तान पाक फौज के जो हाजिर हों या रिटायर हो गए उनके खिलाफ खबरें छुपानी है। ये कोई ढकी छुपी बात है? उसामा साहब, 2 चीज़ें हैं। आप एक तरफ देखें कि एक भारतीय फौजी, भारतीय मेजर जो है, रिटायर्ड मेजर जो है, वो पाकिस्तान के एक आला अफसर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाता है। वो अफसर जो कि सीपैक को हेड कर रहा है, एक सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक एसेट है जिसको वो हेड कर रहा है, उसके खिलाफ वो इल्ज़ामात लगाता है और हमारा ये एक जर्नलिस्ट जो है पकड़ के उसको एज इट इज़ वेबसाइट पे फेंक देता है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि भारत की एक कंपनी है ट्रिनिटी कंपनी, जो कि भारत में कायम सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसके साथ काम करती है। और जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, वो उनके अकाउंट में उस कंपनी से अबू धाबी से पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, $5,38,895। ये 3 किस्तों में वो जो कंपनी है जो कि भारत के सिद्धार्थ कंपनी के साथ काम कर रही है, ट्रिनिटी कंपनी, वो इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, भारतीय बेस्ड कंपनी जो कि दुबई में है। और जब जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनसे ये पूछा जाता है कि जनाब ये पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, इसके ताने बाने भारत से मिल रहे हैं, तो ये बताएं कि ये क्यों आपको पैसे भेज रही थी ये कंपनी? उनके पास उसका जवाब भी कोई नहीं। वो बिल्कुल जवाब देने से कासर हैं, वो नैब को मुतमईन ही नहीं कर सके। एक तरफ ताने बाने मिल रहे हैं कि इंडिया से एक स्टोरी लीक होती है जिसको हमारा एक जर्नलिस्ट जो जिसके ऊपर ये पहले से इल्ज़ामात है कि वो हमारे अदारों को जानबूझकर टारगेट करता रहा है, वो एक मखसूस मीडिया ग्रुप से उसका ताल्लुक है, वो मीडिया ग्रुप जिसका हमेशा से ये मिशन रहा है कि वो पाकिस्तान के अदारों को कमजोर करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुकी है जाली खबरें, झूठी खबरें छापने पर, यानी जजेस को, सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फोन करके उनको दबाव में लाने पर, और जाली खबरें कि जी जेआईटी में तो नवाज शरीफ को क्लियर किया जा रहा है, वो खबर भी झूठी। तो इतनी झूठी खबरें पहले हो चुकी है। एक और दे दी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जेआईटी की निगरानी आईएसआई करेगी, तो ऐसा हुक्म व्हाट्सएप के चक्कर, वो सब कुछ हो रहा है। और ये सब चीजें वाज़ेह हैं, पुरानी मैं आपको हालिया बता देता हूं। यूरोप में 260 सिद्धार्थ कंपनी है, जी बाबर साहब, 260 वेबसाइट्स पकड़े गई यूरोप में कि जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी और वो चलाई भारत से जा रही थी, यूरोप में पकड़ी गई। ये पूरे यूरोप में खबर छप गई और पकड़ी गई। फिर आप देखिए कनाडा में एक अपने आप को एडिटर जाहिर करता है बंदा, रॉ का एजेंट, वो पकड़ा गया जो वहां पर पैसा भी आने भी फीड कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान ने नहीं पकड़ा, कनाडा ने उसको पकड़ा। जर्मनी में जो जासूस पकड़े जा रहे हैं वो अलग से है, कुलभूषण का मामला अलग। तो ये सब चीजें जहां पर हो रही हैं, तो ये समझना कोई मुश्किल है कि ये इस तरह से कहां ताने बाने मिल रहे हैं। बाबर असद खरल साहब, अब मुझे ये बताएं कि ये सारी खबरें जो उन अकाउंट से कभी ट्वीट ऐसे देखे हैं आपने? ये उन्होंने कभी खबरें की हैं कि 260 वेबसाइट जो हैं जो भारत से चलाई जा रही है? सर कश्मीर का कभी नहीं करेंगे, कश्मीर के हवाले से आप बात कर लें, कोई ऐसा मामला हो, हाँ करप्शन के हवाले से बात कर लें, कभी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की करप्शन के ऊपर कभी उन अकाउंट से बात हुई हो? कभी मरियम साहिबा की करप्शन के हवाले से, कभी जरदारी साहब, ये शाहिद खान अब्बासी साहब जिन्होंने जरदारी साहब पनामा लीक्स की खबर मैंने ब्रेक की, मैंने छापी, आज वो सबसे ज्यादा हिमायती हैं उनके बाबर डोगर साहब। ये क्यों हो जाता है? पहले क्रेडिट लेते हैं जी पनामा लीक्स हम लाए, ये बड़े करप्ट हैं, ये बाहर इन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं, जाली कंपनियां, ये ऑफशोर कंपनियां, टैक्स एवेजन सारी, ये देखे जी पूरा हमें अवार्ड मिल रहे हैं, हम उसका हिस्सा हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद वो उसी खानदान के साथ हो जाते हैं जी ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। और कभी कभी भारत में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे।
उसामा साहब, ये एक अदारा है, इस अदारा ये अमन की आशा चलाते रहे। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा क्लियर है कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है इसके अदारों को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की अदलिया को टारगेट किया जाए, अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। आप देख लें पिछले 10 साल से इस अदारे का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। इनके ये जो मेन रिपोर्टर्स हैं, जिसमें अहमद नूरानी साहब हैं, अहमद नूरानी साहब का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए। हमेशा से ये पाकिस्तान के बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे, हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ वो खबरें देंगे जिससे इंडिया को फ़ायदा हो, पाकिस्तान जो है इसके अदारों को नुकसान पहुँचे। अब ये मुझे एक बात बताएं, ये इसको किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं कि जनाब एक ख़बर जो कि इंडिया से लीक हुई है और वो जो है वो इनका अदारा दे रहा है। आपको याद होगा ये जो एग्जैक्ट के खिलाफ इन्होंने जाली खबरें चलवाई थी, वो भी पहले इंडिया से लीक करवाई गई थी और बाद में वो फिर यहाँ से इन्होंने इसको हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर छपी थी। पहले उधर पहले हिंदुस्तान टाइम छुपवाई गई, दुबई में किस तरह मुलाकात हुई, कौन लोग फिर इंडिया गए, इंडिया के बाद ये खबर छुपवाई गई हिंदुस्तान टाइम्स में और वो न्यूज में लगाई गई फिर बाद में। तो उसमें भी हमारी फौज को बदनाम किया गया, ISI को बदनाम किया गया। इनका एजेंडा ही यही है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।